हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा जीएस। आज हम जो है विभिन्न विचारधाराओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए, खास करके संविधान का निर्माण या जो जिस राज्य व्यवस्था चल रहा है, राज्य व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी भी विचारधारा वो पड़ती है या किसी भी विचारधारा के अनुरूप वह कार्य करती है। जैसे भारत में भी कई तरह की विचारधाराएँ हैं। भारतीय संविधान का निर्माण उसी विचारधाराओं पर आधारित है। तो इस विचारधारा के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो विचारधाराओं में सबसे पहले अगर बात की जाए तो 17वीं सदी से पहले कोई भी विचारधारा नहीं थी। सिर्फ वहाँ क्या होता था, एक राजतंत्र व्यवस्था थी। राजतंत्र व्यवस्था, इस व्यवस्था में क्या होता था, राजा सर्वोच्च होता था और राजा का जो काम होता था या जो कह दिया वही कानून होता था। जो लिख दिया वो इसका जो है उसका रूल हो जाता था। जो न्याय कर दिया बोल दिया वही उसका न्याय हो जाता था। यानी सर्वे सर्वा जो होता था राजा होता था और प्रजा इसका जो होता ढोल की तरह का निर्माण इस्तेमाल करता था, या जो है उसको कह सकते हैं भेड़ बकरी की तरह इस्तेमाल करता था। इसी को बचाने के लिए या इसी से बचने के लिए या इसी को ख़त्म करने के लिए कई तरह से जन आंदोलन चला और जन आंदोलन के बाद जो है सत्ता परिवर्तन हुआ। फिर आया कि जो है हमारी राज्य व्यवस्था का निर्माण कैसे हो। हमारी राज्य व्यवस्था में जो है जो सामाजिक 3 शब्द आता है, सामाजिक, न्यायिक और आर्थिक। सामाजिक, न्यायिक और आर्थिक समानता, ये कैसा लाया जाए। बीच में इधर आ गया राजनीतिक समानता भी। राजनीतिक समानता मेन रूप से अगर कहा जाए सामाजिक, न्यायिक और आर्थिक समानता को कैसे लाया जाए, इसी तरह इसी सोच पे कई सारे विचारक अपने विचारधाराओं अपने विचार को प्रस्तुत किया, संसार को दिया। और इसी विचारकों में से कुछ ऐसे विचारक हैं जो किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए राज्य व्यवस्था पर बहुत जो है अपना प्रभाव डाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान की बात की जाए तो उस पर भी अपना प्रभाव डाले हैं। ऐसे ही कुछ हम पढ़ेंगे विचारक के बारे में और विचार के बारे में। तो इसमें अगर 17वीं सदी के बाद जो विचारक आए तो सबसे महत्वपूर्ण अगर नाम आता है तो कार्ल मार्क्स। इन्हीं के नक्शे कदम पर चले लेनिन। 1917 के बाद 1917 रूसी क्रांति, उसके बाद चीन में क्रांति हुआ। 1949 के बाद माओ से तुंग, ठीक है। कार्ल मार्क्स भारत में जिसका विचार आया, अम्बेडकरवाद आया। अम्बेडकरवाद, गांधीवाद, समाजवाद, उदारवाद और बहुत सारे एरिया समाजवाद। इसी तरह से कई विचारधारा जो आया और अपना छाप छोड़ के गया। इसी के अनुसार अपना जो है समाज में अपना राज्य व्यवस्था स्थापित हुआ इसी विचारधाराओं के अनुरूप। तो इसी विचारधाराओं के अनुरूप भारतीय राज्य व्यवस्था भी आधारित है। भारतीय राज्य व्यवस्था पर भी इसी का रूप जो है प्रभाव है। तो सबसे हम पढ़ेंगे बारी बारी से कि कौन सी जो उस विचारक थे, इस विचारधारा जो अपने संसार को दिए हैं विचारधारा, उस विचारधारा पर क्या प्रभाव है और किस तरह से प्रभावित करता है भारतीय राज्य व्यवस्था को। खासकर हमारा जो मूल रहेगा हमारा रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था हमारा आधार रहेगा। बाकी धीरे धीरे मिक्स करके अगर बात करें तो थोड़ा सा वर्ड पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अगर बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था मूल हमारा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में पढ़ लेते हैं।
मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा क्या है? मार्क्स विचारधारा जो कार्ल मार्क्स विचार भी, यानी कार्ल मार्क्स जो चिंतन करके समाज की व्यवस्था के लिए, समाज की राज्य व्यवस्था के लिए, समाज के आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक राजनीतिक न्याय और आर्थिक समानता के लिए जो विचार प्रस्तुत किए और उस विचार को मानने वाले लोग को मार्क्सवादी विचारधारा के लोग कहते हैं। अब देखो मार्क्सवादी विचारधारा, कार्ल मार्क्स जो हैं ये फ्रांस के हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। कार्ल मार्क्स फ्रांस के रहने वाले हैं और इन्होंने 1847 तक फ्रांस में रहे। 1847 के बाद इनको फ्रांस से निकाल दिया गया, अपने विचार के कारण ही फ्रांस से इनको निकाल दिया गया। और इन्हीं 1847 में ही इनका एक दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पास, यही जो हुआ निकालने के बाद इनको हुआ स्पेन में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें है क्या चीज। अब ये मार्क्सवादी विचारधारा, सबसे पहले कार्ल मार्क्स इनको है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने इस विचारधारा को प्रस्तुत किया। अब 1917 आते आते इस विचारधारा पर, ये कौन सी सदी था कार्ल मार्क्सवादी वाला? 19वीं सदी, 1813 में इसका जन्म हुआ और 1813 से लगभग 1800 इसका हो गया 1800 आपके चले जाएगा 83-84 के करीब तक इनका काल माना जाएगा। 1917 में लेनिन आ गए, मार्क्सवादी विचारधारा को अपना लिया। 1949 में जन क्रांति हुआ, कहाँ? चीन में। जन क्रांति चीन में हुआ, वहां जो है माओ त्से तुंग ने इस विचारधारा को अपनाया, मार्क्सवादी विचारधारा को। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत में मानवेंद्र नाथ थे, भारत में मानवेंद्र नाथ नामक व्यक्ति थे जो लेनिन के सलाहकार भी थे, लेनिन के सलाहकार समिति के सदस्य थे। ये इन्होंने भी भारत में मार्क्सवादी विचारधारा को लाने में सहयोग किया। कुछ समय तक जवाहरलाल नेहरू जी, ये भी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन जो है 1929 के बाद इनका विचारधारा अलग हो गया और भारत की तरह क्या बताया आपका अम्बेडकरवादी और ये गांधीवादी विचारधारा से संबंध करने लगा, यानी उसे मिलने जुलने लगा और ये विचारधारा को उन्होंने छोड़ दिया। तो ये जो है इसका इतिहास, अगर मार्क्सवादी विचारधारा की बात करें, अब कहता है कि मार्क्सवादी विचारधारा को फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने तो प्रस्तुत किया, 1917 में लेनिन भी अपना लिए, 1949 में माओ त्से तुंग भी अपना लिए। आखिर ये विचारधारा जो है क्या चीज? ठीक है, तो इसका पहला जो है, इसका जो आता है द्वंदात्मक भौतिकवाद के नाम से आता है। तो द्वंदात्मक भौतिकवाद में इसमें आता है 2 सिद्धांत होता है। मार्क्सवादी विचारधारा में द्वंदात्मक भौतिकवाद में आता है, इसमें जो होता है एक होता है भौतिकवाद जिसको कहा जाता है भौतिकवाद, दूसरा होता है ऐतिहासिक भौतिकवाद, इसको कह सकते हैं द्वंदात्मक भौतिकवाद। एक होता है ऐतिहासिक हिस्टोरिकल भौतिकवाद। अब इसमें जो होता है, ये दोनों कहता है भौतिकवाद, द्वंदात्मक भौतिकवाद कहता है कि संसार और प्राकृतिक जगत तथा उसमें रहने वाले जीवों की व्याख्या करता है, प्राकृतिक तथा जीवों की व्याख्या करता है।
अब रहने वाले जीव प्रकृति जैसे है, प्रकृति है। अब जिसकी व्याख्या कैसे करता है, प्रकृति है, प्रकृति का भी अपना रूल है। जीवन और ये प्रकृति अगर संसार में जीव को पैदा किया, उसकी एक रूल बनाया, एक नियम बनाया, और उस नियम के अनुसार ही लोगों को एक आहार श्रृंखला हो गया आपका, और भी सारी चीजें तो नियम के अनुसार ही अपना तो जैसे कोई बकरी घास खाता है तो बकरी घास ही खाएगा, शेर मांस खाता है तो शेर मांस ही खाएगा, तो ये प्रकृति का नियम ही है। और ऐतिहासिक भौतिकवाद जो होता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद कहता है मनुष्य की जो है इतिहास की व्याख्या करता है। ऐतिहासिक वाला में मनुष्य की इतिहास इसको व्याख्या करता है। अब ये जो हुआ, पहले घुमंतु था, उसके बाद क्या बना, पोषक क्या नाम है उसका, पशुपालन करने लगा, कृषक बना, कृषक के बाद जो है पशुपालक जब हुआ, घुमंतु था, मांस भी खाता था, अनाज उसको पता नहीं था, लेकिन वो सर्वाहारी बना कृषक बनने के बाद। और सारी चीज जो है पहले भी सर्वाहारी था, लेकिन उतना नहीं कर सकते क्योंकि वो मार के ही ज्यादातर आखेटी करता था। तो इस तरह से हुआ द्वंदात्मक भौतिकवाद। द्वंदात्मक भौतिकवाद में प्रकृति और इसके नियमों का वर्णन है, और इसका जो कहता है ऐतिहासिक में मनुष्य के इतिहास के कालक्रम को प्रस्तुत करता है। दूसरा कहता है प्रकृति द्वारा, ध्यान रखिएगा, प्रकृति द्वारा बनाया गया हर वस्तु में कंट्राडिक्शन है। मार्क्सवादी विचारधारा का अगर दूसरा बात की जाए तो कहता है प्रकृति द्वारा बनाया गया हर वस्तु में कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन है। अब कंट्राडिक्शन है तो कंट्राडिक्शन होगा तो यहाँ होगा थेसिस और एंटीथेसिस होगा, वाद और प्रतिवाद होगा। यहाँ जो कंट्राडिक्शन अगर होगा, कहता है प्रकृति द्वारा बनाया गया हर वस्तु में कंट्राडिक्शन है। कौन कहता है? कार्ल मार्क्स कहता है। अब कंट्राडिक्शन होगा तो थेसिस होगा और एंटीथेसिस होगा। एंटीथेसिस, कंट्राडिक्शन होगा, एंटीथेसिस, और यही थेसिस और एंटीथेसिस जिसको कहते हैं हिंदी में वाद और प्रतिवाद। वाद और प्रतिवाद, जब कंट्राडिक्शन पैदा होगा तो वहां दो शब्द पैदा होता है, वाद और प्रतिवाद। जब वाद और प्रतिवाद दोनों होता है तब जाकर के वस्तु का या उस जीव का या उस समाज का क्या होता है, दोनों में इवैल्यूएशन होता है। जब इवैल्यूएशन होगा तो क्या होगा, उसका विकास होगा। उसमें जो पता चलेगा कि बेहतर कौन है, बेटर कौन है, ये जो है वादी बढ़िया है या प्रतिवादी बढ़िया है, ये बढ़िया है या बी बढ़िया है। आपका जो कंट्राडिक्शन पैदा होगा तब जो है इवैल्यूएशन होगा। वही कहता है कि प्रकृति द्वारा हर वस्तु, प्रकृति द्वारा बनाया गया हर वस्तु में अगर कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन होता है जिसके कारण ही विकास होता है, इसी के कारण विकास होता है। अब कहता है कि अगर ये कंट्राडिक्शन बंद हो जाए, कंट्राडिक्शन बंद हो जाए, एंटीथेसिस और थेसिस बंद हो जाए, आम आदमी भी देख लो, सिंपल सी बात है, अगर आम लाइफ में कंट्राडिक्शन बंद हो जाए तो क्या विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इनका जो विचारधारा था प्रकृति से ही लिया हुआ था सारा चीज। तो क्या कहता है, थेसिस और एंटीथेसिस जहाँ शब्द पैदा होगा वहीं विकास होगा। अगर ये दोनों खत्म हो गया, दोनों में से कोई खत्म हो गया, थेसिस खत्म हो गया तब भी विकास रुक जाएगा, एंटीथेसिस होगा तब भी विकास रुक जाएगा। कंट्राडिक्शन जो है बहुत जरूरी है, और ये कंट्राडिक्शन कहाँ, प्रकृति अपने नियमों में ही लाया है। ठीक है। उसके बाद कहता है
देखिए क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन होता है, कंट्राडिक्शन के कारण ही विकास होता है। सॉरी, उसके बाद आते हैं कि समाज में कंट्राडिक्शन होता है, समाज में दो तरह का लोग होता है। तीसरा बहुत बड़ा वह मार्क्सवादी विचारधारा का जो कहा है उसको बीज, या जो मार्क्सवादी विचारधारा का जो सबसे मतलब सोच जो है मूल कहाँ है वो मैं बता रहा हूँ। कहता है इस समाज में जो है दो तरह के लोग होते हैं, समाज में दो तरह के लोग होते हैं। पहला होता है, एक होता है शोषक, शोषक वर्ग, और दूसरा जो होता है शोषित वर्ग होता है। पहला जो होता है शोषक वर्ग होता है और दूसरा शोषित वर्ग होता है। शोषक वर्ग जो होता है वो अल्पसंख्यक वर्ग होता है। ध्यान रखिएगा, देखिएगा ये जितने भी विचारक हैं राज व्यवस्था से संबंधित है। राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी विचारक हैं उनको सोशल लाइफ में भी आप देखेंगे, ये जो जितने भी सोशल लाइफ का ही दिए हैं, समाज का दिए हैं जो चल रहा था और वर्तमान समय पर समाज पे भी काफी असर पड़ा है। तो कहता है समाज में दो वर्ग होता है, एक शोषक वर्ग होता है, एक शोषित वर्ग होता है। ठीक है, एक शोषित वर्ग होता है। शोषक वर्ग जो होता है वो अल्पसंख्यक है, जिसकी जनसंख्या कम है। जनसंख्या क्या है? शोषक वर्ग की जनसंख्या काफी कम है। शोषित वर्ग है एक जो है, समाज में शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग की जनसंख्या बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक है, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, संख्या बहुत ज्यादा है। अब देखिए संख्या बहुत ज्यादा है, मूल पर आइए। अब कहता है यह जो है समाज में, यानी हमारे जो वर्ल्ड में है या हमारे कंट्री में है या हमारे जो आसपास है, संसाधन क्या है? संसाधन तो उपलब्ध है, और यह जो है संसाधन का अल्पसंख्यक, संपूर्ण संसाधन का या बहुल संसाधन का, जिसको संपूर्ण की जगह बहुल कर दो, बहुल संसाधनों का मालिक बना बैठा है, मालिक है। कम श्रम पर, कम श्रम करके अधिक लाभ कमाता है। कम श्रम करके अधिक लाभ कमा रहा है कौन? अल्पसंख्यक है। ध्यान दीजिएगा, अधिक लाभ कमा रहा है, कम श्रम करके अधिक लाभ कमा रहा है। ऐसा जो है संसाधनों का मिसयूज भी कर रहा है, अनुपयोग भी, क्या होता है, मिसयूज भी कर सकता है, या जो है संसाधनों का बहुलता से उपयोग करता है। दूसरा समाज जो है शोषित वर्ग, यह जो शोषित वर्ग है यह नाम मात्र संसाधनों का मालिक भी नहीं है, नाम मात्र का संसाधन भी नहीं है इसके पास। बहुसंख्यक संसाधन का, बहुल संसाधन का जो है मालिक ये बना बैठा, इसके पास संसाधन नहीं है। चलो यहां तक। अब कहता है ये संसाधन जो है किसके द्वारा उपलब्ध कराया गया है? प्रकृति के द्वारा। चाहे पेट्रोलियम हो गया आपका, और भी चीज हो गया, कोयला हो गया,
संसाधन उसी के द्वारा है, यूरेनियम हो गया। अब जो है ये क्या हुआ, नाम मात्र व्यक्ति के, नाम मात्र का संसाधन भी नहीं। अब ये क्या करता है, ये श्रम करता है, दिन रात श्रम करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेबर होता है। श्रम करने के बाद जो है उसको क्या मिलता है, सीमित संसाधन। सीमित संसाधन मजदूरी के रूप में मर्जी इसको किया, अल्पसंख्यक वाले को इसको 10 रुपए का निर्धारण करना है, उसको 10 रुपए ही मिलेगा। अगर ये जो है 1000 रुपये कमाया है और ये कहेगा कि इसको 10 रुपये मिलना है तो इसको 10 रुपये ही मिलेगा। इसको हो गया 990 रुपये का फायदा इसको हो गया, 10 रुपये इसको मजदूरी का मिल गया। इसके पास संसाधन क्या है, सीमित संसाधन है, इसको उपयोग करने हेतु पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब जो कहता है इसको उपयोग करने हेतु पर्याप्त नहीं है। कार्ल मार्क्स जी कहते हैं या मार्क्सवादी विचारधारा वाले कहते हैं कि इन बहुसंख्यकों को इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा होकर के हिंसक क्रांति करे। कौन सा क्रांति करे, हिंसक क्रांति करे। और हिंसक क्रांति करने के बाद, हिंसक क्रांति करने के बाद जो है इन संसाधनों पर जो यहाँ जो है क्या है, बहुल संसाधन है, अल्पसंख्यक समाज का जो है उस पर वर्चस्व है, वो अल्पसंख्यक के पास है, उस पे इसका अधिकार हो जाए, बहुसंख्यक का अधिकार हो जाए। और जो समाज में है आर्थिक समानता, आर्थिक समानता वो आ जाए। जितने भी विचारक है प्राचीन वो सिर्फ यही कहते हैं, न्यायिक और आर्थिक समानता लाना, न्यायिक और आर्थिक समानता को लाना। यही चाह रहे हैं कि हमारे समाज में जो है न्यायिक और आर्थिक समानता आ जाए, बस यही चीज है। हमारे न्याय जो बढ़िया मिले, जो सामान्य बढ़ो तो जो अमीर है उसके लिए भी और हमारे गरीब है उसके लिए भी न्याय समान मिले। आर्थिक है, जो वो खा सकता है वो मैं भी खा सकता हूँ, जो वो पहन सकता है मैं भी पहन सकता हूँ। लेकिन ये आर्थिक समानता लाने के लिए कर रहा है, आज है नहीं है, आज भी वो नहीं है, समाज में आर्थिक समानता नहीं है। अब क्या कहता है, आर्थिक समानता इकट्ठा होना चाहिए बहुसंख्यक को, और हिंसक क्रांति करके उस पर जो है हावी होना चाहिए और उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो गांधी जी इस जो विचारधारा के थे वो अहिंसावादी थे। गांधी जी किसका क्या थे, अहिंसावादी थे। तो गांधी जी अहिंसावादी होने के कारण जो है मार्क्सवादी विचारधारा का विरोध करते थे, उसका समर्थन नहीं करते थे। यह है मार्क्सवादी विचारधारा का दूसरा। तीसरा पहलू। चौथा पहलू कहता है, मार्क्सवादी विचारधारा में ये शोषक और शोषित समाज के अलावा कहता है कि धर्म और राज्य, धर्म और राष्ट्र दोनों ही क्या बोलता है, जहर है। धर्म जो है भौतिक क्या नाम है उसका, अलौकिक सुखों की व्याख्या करता है, अलौकिक सुख जिसको देखा ही नहीं है। और राष्ट्र जो कहता है भौतिक सुख जो हमें अपने छोड़ के दूसरे राष्ट्र के निर्माण के लिए कहता है। कहता है जब हमारे पास आर्थिक है ही नहीं, आर्थिक समानता नहीं है तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। राष्ट्र के निर्माण के लिए दो बराबर होना चाहिए सिक्के, तो उसका भी विरोध करता है। परिवारवाद का भी विरोध करता है, परिवारवाद में भी करता है, उसमें भी दो शोषक होता है, शोषक और शोषित वर्ग होता है। उसके बाद जो है अगर बात की जाए तो आपका कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म पर भी जो है पूंजीवाद जिसको कहते हैं, कैपिटलिज्म पर बहुत गहरा जो है प्रहार किए थे कार्ल मार्क्स, मार्क्सवादी विचारधारा वाले। ये कहते हैं इसके अनुसार समाज में दो भागों में बट इसमें भी एक है पूंजीपति, अभी बहुत चल रहा है पूंजीवादी या जिसको कहते हैं पूंजीपति। दूसरा हो गया लेबर क्लास, श्रमिक
लेबर क्लास। अब जो कहता है ये पूंजीपति जो होते हैं सारे, कुछ लोग होते हैं अल्पसंख्यक, अभी बताए थे ना, अल्पसंख्यक होता है पूंजीपति। लेबर क्लास जो होता है बहुसंख्यक होता है। और ये जो पूंजीपति होता है सारी संपत्ति का मालिक होता है, सारी संपत्ति का मालिक होता है। श्रम भी नहीं किया, बिना श्रम किए हुए लाभ कमाता है। बिना श्रम किए हुए लाभ कमा रहा है पूंजीपति। श्रमिक जो है लेबर क्लास, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत करता है, क्या क्या मिलता है? मजदूरी। अपना जो है उपयोग करने हेतु संसाधन भी नहीं मिल पाता है। उपयोग करने हेतु संसाधन भी नहीं मिल पाता है। ये श्रमिक क्लास का है। अब जो कहता है या इसको बोला जाता है सर्वहारा वर्ग भी बोला जाता है, सर्वहारा वर्ग भी बोल सकते हैं। इसमें श्रमिक भी आ गया, उसके आगे ऐसे करें श्रमिक आगे लेबर हो गया, उसका कैटेगरी की बात करें लेबर आ गया, क्लर्क आ गया, ये सब जो आता है ब्यूरोक्रेसी में आता है, या उसके ऊपर आ जाता है किसान भी उसी में आ जाता है। तो श्रमिक वर्ग हो गया। अब ये कहता है मार्क्सवादी विचारधारा वाले कहते हैं कि सभी को इकट्ठा करो और कम्युनिटी बनाओ, जिसको कहते हैं, और कम्युनिटी करके इकट्ठा करके एक संगठन बनाओ, संगठन बना के इसको हरा दो हिंसक क्रांति करके। मार्क्सवादी विचारधारा में हिंसक शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंसक शब्द उसका जो है किसी भी चीज में चेंज हो तो हिंसक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंसक घटना, हिंसात्मक जो है प्रहार करो, हिंसक रवैया बनाओ, और इस पे जो है अधिकार कर लो। कौन करेगा अधिकार? सर्वहारा वर्ग। जब इस पर अधिकार कर लेगा तो इस पर बहुसंख्यक का अधिकार हो जाएगा। और यह जो है सर्वहारा वर्ग का जो आएगा काल चेंजिंग के समय, अभी एक आ गया अल्पसंख्यक आ गया, पूंजीपति था, अब इसका संपत्ति इसके पास आ गया, अब इसका संपत्ति जैसे इसका संपत्ति इसके पास आ गया सर्वहारा के पास, तो अब क्या है चेंजिंग आ रहा है। अब सर्वहारा वर्ग एक संगठन है, संगठन या श्रमिक दल संगठन है, वो पूरा चला नहीं सकता है, तो उसका आ गया ट्रांजिट काल, इसको बोला जाता है ट्रांजिट टाइम या ट्रांजिशन टाइम, इसको कह सकते हैं। ट्रांजिशन का टाइम आ गया या ट्रांजिशन स्टेज कह सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेज आ गया। ट्रांजिशन स्टेज में के बाद क्या होगा? एक परिवर्तन आएगा, फिर एक परिवर्तन आएगा, फिर एक परिवर्तन आएगा, वो आएगा कम्युनिस्ट का साम्यवाद, इसको कहते हैं साम्यवाद। और साम्यवाद जब आएगा तो क्या होगा? सभी बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, साम्य हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसमें कोई न पूंजीपति रहेगा, ना कोई लेबर क्लास रहेगा, ना कोई शोषक रहेगा, ना कोई शोषित वर्ग रहेगा कम्युनिस्ट में। अब जो है क्या होगा? जो लोग जिस हिसाब से मेहनत करेगा वो अपने जो है हिसाब से अपना आपूर्ति करेगा, अपने उपयोग जो भी अवस्था को पूर्ति करने हेतु अपना काम करेगा। अब यहाँ है कि हमारी आवश्यकता 100 रुपए की है, लेकिन इसके लिए हमें 10 रुपए दे रहा था। अब कम्युनिस्ट में क्या आ रहा है? जो हमारी जितनी आवश्यकता है उतना पूरा करेंगे, बात खत्म। हमें कोई पूंजीपति बनाने नहीं है, हम पूंजीपति है नहीं, समाज में इक्वल है, इक्वलिटी है। तो ये जो है विचारधारा सर्वहारा वर्ग के अधिकार के बाद जो ट्रांजिशन के बाद आएगा, यानी एक चेंजिंग के बाद फिर चेंजिंग आएगा, वो कम्युनिस्ट का आएगा, यानी साम्यवाद का आएगा, कम्युनलिज्म का आएगा,
और साम्यवाद के बाद जो है इक्वलिटी आएगा। ना कोई धर्म होगा, ना कोई जात होगा, ना कोई पात होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, सभी जो है बराबर होगा। जैसे अभी जो कम्युनिस्टवाद है यानी समाज साम्यवाद की जो व्यवस्था है अभी कहाँ है? चीन में। चीन में क्या है? साम्यवाद व्यवस्था है। ठीक है, ये जो है गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे, गांधी जी के साथ में नहीं थे। गांधी जी के अहिंसात्मक तरीका अपनाते थे, इसलिए जो है इनके खिलाफ थे। भारत में चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आइए, भारत में भी इसका जो है प्रादुर्भाव रहा। भारत में भी इसका प्रभाव काफी है, शुरुआत में भी रहा है, अभी भी है। भारत में मार्क्सवादी विचारधारा या माओवादी विचारधारा जिसको कहते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा पर मार्क्सवादी विचारधारा में अभी बताया थे मानवेंद्र नाथ, तो मानवेंद्र नाथ शुरुआत में रहे लेकिन उनका जो है आया नहीं, वो ज्यादा प्रभावित रहे नहीं। आजादी के बाद जो है एक आया विचारधारा भारत में माओवादी विचारधारा, और दूसरा आया नक्सलवादी विचारधारा। नक्सलवादी विचारधारा जो है और माओवादी विचारधारा, दोनों विचारधारा मार्क्सवादी से है। इसका मेन जो है मोटो है हिंसात्मक क्रांति, हिंसात्मक क्रांति है। इसके लिए किसी का भी जान ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मार्क्सवादी विचारधारा में। नक्सलवादी विचारधारा की बात करें तो जो है घटना है पश्चिम बंगाल का। नक्सलवाड़ी एक गांव है, नक्सलवाड़ी गांव है, यह जो पड़ता है दार्जिलिंग जिले में। दार्जिलिंग जिले में पड़ता है। दार्जिलिंग में किसका खेती होता है? चाय बागान। चाय बागान है वहाँ दार्जिलिंग में, काफी अच्छा है, घूमने की जगह है। दार्जिलिंग में चाय बागान है, ठीक है। नक्सलवाड़ी गांव है। यहाँ जो है 1964 की घटना है। 1964 में वहाँ जो था यूनाइटेड सीपीआई था, यूनाइटेड सीपीआई था। इसका जो दो में सीपीएम और सीपीआई में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो है, सीपीआई या सीपीएम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दो भागों में विभक्त हो गया। सीपीएम जो है चुनाव लड़ा, सीपीएम चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के पश्चिम बंगाल में जीत गया। 1967 में जमीन विवाद हुआ। तो 1967 में जमीनी विवाद हुआ। इस जमीन विवाद के बाद जो है, जमीन विवाद किसमें हुआ? किसान में और बगान मालिक, बगान मालिक में। यह जो है हिंसात्मक क्रांति हुआ मार्क्सवादी विचारधारा को अपना करके। हिंसात्मक क्रांति के बाद उसमें जो एक दरोगा की मृत्यु भी हो गई। और यह जो आंदोलन है धीरे धीरे नक्सलवाड़ी से लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल
में जो है फैल गया। चाय वाले जितना भी बगान था चाय का उत्पादन वाले में पूरा का पूरा फैल गया, क्योंकि वो शोषण हो रहा था पूरा। और यह जो है लगभग आंदोलन 75 दिन तक चला, 75 दिन तक चला। इसमें जो थे सीपीआई वाले चारों मजूमदार, ये चुनाव नहीं लड़े थे, चारों मजूमदार जो थे चुनाव नहीं लड़े थे, और ये जो है आंतरिक रूप से इसका मदद कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने जो है एक 75 दिनों तक ये आंदोलन चला। और यहाँ जो है संयुक्त मोर्चा पश्चिम बंगाल में सरकार किसका था? सीपीएम वाला का था। सीपीएम और यूनाइटेड मोर्चा का जो संयुक्त था सरकार, उस 75 दिन के बाद जो है इस नक्सलवाद का दमन किया, नक्सलवादी विचारधारा का दमन किया। लेकिन यह जो है पूरी तरह से दमन नहीं हो पाया, सेंट्रल सरकार इस पर कोई गौर नहीं किया। लेकिन अभी बीते दिनों में, पिछले कई बीते दिनों में, सालों में जो है, जैसे दंतेवाड़ा में घटना हुआ, नारायणपुर में घटना हुआ, क्या हुआ वहां? सीआरपीएफ वाले को मार दिया, उड़ा दिया। और यह जो है आज ये नक्सलवाद का जो घटना है, नक्सलवादी जो विचारधारा वाले हैं वो काफी तेजी से फैल रहे हैं, और ये विष की तरह भारत के जो है राज्यों में या भारत के नसों में पूरी तरह से प्रभावित करके घुस रहा है, और ये पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हुआ हमारा मार्क्सवादी विचारधारा का भारत में इस तरह का प्रभाव है। भारत में ये मार्क्सवादी विचारधारा का अगर राज्य व्यवस्था में बात की जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, या भारतीय राज्य व्यवस्था ये बिल्कुल खारिज करता है, क्योंकि गांधी जी इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। गांधी जी के अलावा और जितने भी संविधान निर्माता थे इस विचारधारा से संबंधित नहीं थे, इसीलिए इस विचारधारा को भारत में पूर्णतः खारिज किया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, एक विचारधारा है अम्बेडकरवाद विचारधारा, और यही कर लेते हैं थोड़ा सा मनुवाद विचारधारा। मनुवाद विचारधारा पे पहले जाते हैं, बहुत इंपोर्टेंट, दोनों में कंट्राडिक्शन है। मनुवाद विचारधारा और अम्बेडकरवाद में दोनों में कंट्राडिक्शन है। दोनों के कंट्राडिक्शन समझने के लिए दोनों एक साथ लिख देते हैं। मनुवाद विचारधारा में जो होता है ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये यहाँ जो है कहीं वर्णन नहीं है, किसी किताब में भी नहीं है कि मनुवाद क्या है। मनुवाद जो है मनु स्मृति है। तो मनु स्मृति जो है कानून है, कानून की किताब उसको कह सकते हैं, प्राचीन है, कानून की किताब। मनु स्मृति का जो है मानता है उसको मनुवादी बोला जाता है, मनु स्मृति को जो मानता है लिखे हुए कथनों को। और मनु स्मृति क्या मानता है? मनु स्मृति मानता है वर्ण व्यवस्था को, मनु स्मृति वर्ण व्यवस्था को मानता है। और यह जो वर्ण व्यवस्था होता है वो कर्ममूलक नहीं मानता है। मनु स्मृति जो वर्ण व्यवस्था मानता है वो जन्ममूलक है, ध्यान रखिएगा। वर्ण व्यवस्था दो है, जन्ममूलक है, कर्ममूलक। कर्ममूलक जो है वो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का जो प्राचीन काल में किया गया था, उसके बाद जो आ गया काल बीच वाला, आप स्मृति का भाग स्मृति हो गया या वेदों की रचना के बाद जो हुआ, उत्तर वैदिक काल में आप आ जाएंगे। ऋग्वैदिक काल में आप जो कर्ममूलक है, उत्तर वैदिक काल में जन्ममूलक है। तो वर्ण व्यवस्था जो आ गया जन्ममूलक आ गया। तो जन्ममूलक के बाद ये जन्ममूलक को मानता है, या जन्म के आधार पर व्यवस्था। और इस जन्ममूलक के आधार पर जो है भारत में दलित तथा शूद्र का जो स्थिति है काफी दयनीय है, काफी खराब माना रखा। इसको ह्यूमन डिग्निटी यानी जो मानवता का अधिकार को भी छीनता है, मानवता के अधिकार को भी ये छीनता है। मनुवाद, आज भी मनुवाद को भारत में मानते हैं कुछ समाज है, ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज है,
क्षत्रिय कुछ है, वो मनुवाद की विचारधारा को मानते हैं, लेकिन ये पूर्ण तरह से अवैध है, ये खारिज है और इस विचारधारा को पूरी तरह से भारत में बैन है। ठीक है, गांधी जी भी इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था पर आधार जो है थे, लेकिन समर्थक थे, लेकिन ये कहते थे कि जाति व्यवस्था खत्म हो जाए, जात पात नहीं रहे, समाज में वर्ण व्यवस्था रहे, कोई कर्म मूलक हो, वो जन्म मूलक की जगह कर्म मूलक मानते थे, जाति व्यवस्था पूर्णतः खत्म मानते थे। अम्बेडकरवाद जो थे, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर जो थे वो दलित से थे। इन्होंने वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर में अपना पढ़ाई किया, अंग्रेजी पढ़े, वेस्टर्न कल्चर को अपनाया और वेस्टर्न कल्चर अपनाने के बाद जो है बाहर पढ़ लिख कर आए, वकील बने, बैरिस्टर। वकील बनने के बाद जो है इन्होंने दलितों के हितों की रक्षा के लिए कड़ा कदम उठाया, कड़ा बोले तो कड़ा कदम उठाया और कई जगह विरोध भी हुआ। इन्होंने दलितों के जो है उन्नति के लिए काफी काम किए और अपना विचारधाराओं को प्रस्तुत किया, विचारधारा को दिया। इन्होंने कहा कि भारत में दलित समस्या सबसे बड़ी समस्या है, इससे बड़ी समस्या भारत में कोई नहीं है, चाहे गरीबी हो अमीरी हो, ये अलग चीज है। गरीबी भी जो है दलित समस्या से बड़ा समस्या नहीं है, दलित समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है भारत में। इसीलिए जो है दलितों की उन्नति के लिए बार बार किसी से भी लड़ जाना या किसी के जो है उसको विरोध में या जो है उसको क्या कह सकते हैं, उसको अपना दलितों के हितों की रक्षा के लिए कहीं भी कॉन्फ्रेंस करना, यानी जो है अम्बेडकरवाद करते थे। यहाँ तक ये कहे कि दलित को अगर समाज में ह्यूमन डिग्निटी नहीं मिलता है, ह्यूमन डिग्निटी नहीं मिल पाता है, तो उसे उस धर्म को छोड़ देना चाहिए, हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध बन जाओ। ठीक है, बौद्ध बन जाओ और बौद्ध बन क्या होता, वो बने भी अपना अंतिम समय में 1956 के करीब इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, जहाँ कोई ना जात पात है ना कोई भेदभाव है। इनका जो मेन मोटो था वो था छुआछूत समाप्त करो, इक्वालिटी लाओ, जाति प्रथा को समाप्त करो, इक्वालिटी लाओ, आर्थिक समानता को लाओ, इक्वालिटी लाओ, समाज में बैठने दो, इक्वालिटी लाओ। जो है समाज में जितना तरह से ह्यूमन डिग्निटी लोगों को और मिलता, अपर कास्ट को मिलता था, वही कास्टिज्म को समाप्त करो, जाति प्रथा को समाप्त करो, अपर कास्ट को जो मिलता है वही हमें भी चाहिए। हम भी ह्यूमन है, वो भी ह्यूमन है, तो ह्यूमन डिग्निटी यानी जो है न्यायिक और सामाजिक समानता लाओ। न्यायिक सामाजिक समानता की बात करते थे अम्बेडकर, न्यायिक सामाजिक समानता को लाया, भारतीय संविधान ने इसको अपनाया अम्बेडकरवाद को। अम्बेडकरवाद को अपनाने के बाद जो है भारत में इसका चर्चा किया गया और 817 में ये जाति प्रथा को पूर्णतः बंद कर दिया गया। 817 अनुच्छेद 17 जो है जाति प्रथा को पूर्णतः बंद कर दिया गया। उपाधियों का 18 में उपाधि भी नहीं ले सकता, इक्वलिटी नहीं होगा, हमें इक्वलिटी चाहिए, इक्वलिटी भी नहीं होगा। ये जो है जाति प्रथा पूरी तरह से बंद हो गया अम्बेडकरवाद। अगर कहता है ह्यूमन डिग्निटी, अगर इसमें भी अगर नहीं मिल पाता है तो धर्म ग्रहण कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ह्यूमन डिग्निटी चाहिए ना, हमें सामाजिक समानता चाहिए, और समाज में जैसे तुम रहते हो वैसे हम रहेंगे, कोई जात ना कोई पात, कोई धर्म नहीं। अगर धर्म मानना है तो ह्यूमन डिग्निटी जो है अगर लाना है, इक्वलिटी लाना है, तो हमें वही अधिकार चाहिए जो है लोगों को, अपर कास्ट को मिलता है। इससे एक और आया, इससे क्या आ गया, आरक्षण शब्द आया।
इन्हीं का अम्बेडकरवाद को मान करके ही भारतीय राज्य व्यवस्था में अम्बेडकरवाद को मान करके एक आरक्षण शब्द का है, आरक्षण, ठीक है, आरक्षण भी इनका देन है। उसके बाद जो है धीरे धीरे आपका आ गया, फिर आपका बना बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी यही अम्बेडकरवाद को मानता है। बहुजन समाज पार्टी 1984, कल्याण सिंह। और भी अभी वर्तमान समय की बात करें, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अम्बेडकरवाद को मानता है, और खास करके अभी चर्चा में अभी बहुत सारी चर्चा में अम्बेडकरवाद और मनुवाद का जो चर्चा है काफी महत्वपूर्ण है और काफी चर्चित में है। ये मुद्दा, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये अम्बेडकरवाद और जो है ये अगले 2 क्लास में समाप्त होगा, 1 क्लास में समाप्त नहीं हो पाएगा, 2 क्लास में होगा। अगले जो विचारधारा उदारवाद जो है, उदारवाद भी काफी चर्चा में है और समाजवाद भी काफी चर्चा में है। उदारवाद और समाजवाद हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ये है, ठीक है।